द मैन विद मी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट स्टिल आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है मिस्टर संजय देसवाल। सीधा इनसे पूछते हैं कि भाई आपकी आर्म रेसलिंग जर्नी की बिगनिंग कैसे हुई। यार मेरी भी स्कूल से स्टार्ट हुई एक्चुअली। जैसे सभी की होती है, सब स्कूल में पंजा लगाते हैं टेबल्स पे। तो मेरी भी वहीं से स्टार्ट हुई। मैं सबको हरा देता था क्लास में। तो वही हुआ कि पहले मुझे पता चला इवेंट हो रहे हैं इस चीज़ के। तो मैं किसी जिम में जाता था, उस जिम के ट्रेनर ने बताया कि वहाँ पे जाके आप, इवेंट हो रहा है वहाँ पे जाके खेलो आप। तो वहाँ गया मैं, वहाँ भी मैंने शायद मेडल में जीता था, शायद सेकंड या थर्ड आया था। तो लगा पोटेंशियल है इसमें, तो और ये आगे कर कौन से सकता हूँ। ईयर की बात है भैया? ये हो गया यार 2009 की बात है। 9, 8 या 9। ठीक है। मतलब वहां से या स्टार्ट हुई। 2008 या 9 में आप स्कूल में थे? नहीं, उस स्कूल के जस्ट बाद की बात है ये। तो स्कूल क्रॉस इससे करके स्कूल इस से हम स्टार्ट हुआ कि हाँ रेसलिंग करनी है। 2-3 साल गुजर के पता चलते हुए इवेंट होते हैं। पहला मेरा इवेंट मैं बता रहा हूँ 2008-9 में वो। ठीक है, उससे पहले आपने कोई इवेंट नहीं खेला था? नहीं, कोई इवेंट और नहीं। ट्रेनिंग, आर्म ट्रेनिंग तो रेसलिंग की मैंने, ट्रेनिंग उससे पहले? नहीं उससे पहले क्या, तब भी मैंने ट्रेनिंग नहीं करी। पता ही नहीं था एक्चुअली कि ट्रेनिंग होती भी है। और आजकल के बच्चों को भी नहीं पता कि इसकी ट्रेनिंग होती है। 2-4 महीने तो ऐसे ही खेलते रहते हैं। उसके बाद वो यूट्यूब पे खोलते हैं, यार इसकी तो कुछ अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे। बस जिम में हैवी बाइसेप्स मारना, ये सब करना, वही सब था। ठीक। तो हाँ। ये आपकी इनिशियल शुरुआत हो गई, लेकिन आपको जब आप आर्म रेसलिंग में आ गए, आपने टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने शुरू करे, आपने अपनी रिसर्च करी होगी, 2009-10 की बात आप बता रहे हो। हाँ। उस टाइम इंटरनेट इतना सॉलिड नहीं था, फ़ोन नहीं थे, इतना ईज ऑफ एक्सेस नहीं था लोगों के पास। पर फिर उस टाइम आपको किस चीज़ ने ऐसे इंस्पायर कर दिया कि भाई घुस जाना है अब इस चीज़ में? तो उस टाइम पे ना दिल्ली में एक ही क्लब था, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब। और लक्ष्मण सिंह भंडारी जो मेरे कोच हैं, तो वो इवेंट कराते थे। उन्होंने शायद मुझ में पोटेंशियल देखा कि ये कुछ कर सकता है अलग से। तो मैं इवेंट खेले उनके साथ मैंने। बट 2013-14 के बाद से तो मैं कंटिन्यू उनके साथ, फिर मैं ठीक है भाई, तो आपको अपना पहला कंपटीशन याद है? एक्चुअली सही बताऊं ना, इतने खेल चुका हूँ, पहला याद नहीं है मुझे। चलो ठीक है, पहला कंपटीशन याद नहीं है, इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि भैया का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि जैसे अब इंटरनेट आ गया है, बच्चों के पास पूरे रिसोर्सेज है कि वो ट्रेन कर सकते हैं। उस टाइम आपकी ट्रेनिंग किस हिसाब की रहती थी? मेरी आज भी जो ट्रेनिंग है, सर बच्चे सुन के सरप्राइज हो जाएंगे। आज भी सिर्फ मैं एक, मेरे पास एक स्ट्रैप है जिससे मैं सिर्फ बैक प्रेशर, और एक रोलर है जिससे फिंगर ट्रेन करता हूँ। उसके अलावा कोई हैंडल्स नहीं है, कोई मेरे पास कुछ नहीं है। अब मानेंगे नहीं बच्चे ये बात, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ यही है। ठीक है भाई, अ क्लियर आंसर टू दोज जो हजारों तरीके के हैंडल्स खरीद लेते हैं और हजारों तरीके की वेरिएशंस करते हैं, बट आंसरिंग द गोट कि सिर्फ दो चीजें, एक स्ट्रैप से बैक प्रेशर और फिंगर कपिंग। स्ट्रेंथ, कपिंग स्ट्रेंथ। इतने पुराने टाइम से आप आर्म रेसलिंग कर रहे हो और अब आज का सिनेरियो आप देख रहे हो बिल्कुल चेंज हो गया है। एक मेजर ऐसा क्या चेंज है उस टाइम की आर्म रेसलिंग और आज की आर्म रेसलिंग में, और कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है आपको? देखो, पहले की जो ट्रेनिंग थी और जो गेम्स होते थे, बच्चे रियल लाइफ में खेलते थे, अपना एक रियल देते थे। आज के दिन बच्चे आते हैं रील बनाने के लिए। ये एग्जैक्टली exactly. डिफरेंस है। तो इतना वो ट्रेनिंग पे फोकस ना करके वो फोकस करते हैं कि मैं अच्छा कैसे दिखूंगा वहां पे, और मुझे क्या करना है, एक्शंस क्या करने हैं। वो गेम पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, रील्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। द कर्स एंड बून ऑफ द इंटरनेट, जैसा कि आप लोगों को भाई ने बताया कि भाई रील्स कल्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके और बहुत अलग तरीके से भी इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन उसका एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है आर्म रेसलिंग पे। अगर मैं बात करूं, मैं पिछले 10 साल से, 10 या 11 साल से दिल्ली में जब से खेलना स्टार्ट किया, मेडल्स आए हैं मेरे। और सीओसी भी रहा हूँ, जो चैंपियन चैंपियन होता है। अगर मेरी वो पुरानी वीडियोज नहीं है, क्योंकि भाई था नहीं कल्चर सोशल मीडिया का। अगर मैं तब से शायद, मैं अगर रील्स डालता अपनी, तो पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाता आज के दिन। और अगर मैं नहीं, ऐसा मेरे साथ जो और खेलते थे, जो अदर स्टेट्स के चैंपियंस प्लेयर हैं, जो सीनियर है, वो कोई भी इस चीज में नहीं घुसा एक्चुअल में। तभी वो इतने ऊपर पहुंचे हैं मेरे हिसाब से। तो मतलब आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन वो इतने अंडरग्राउंड है, जो आज नहीं खेल रहे, और अगर आज खेल रहे होते तो शायद आज के बच्चों के लिए गेम अलग हो जाती। आज भी खेल रहे हैं, बट वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया। हाँ। तो
एक बडिंग आर्म रेसलर या एक बडिंग एथलीट के लिए सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस आप बताना चाहोगे? मतलब देखते हुए कि आपका भी बहुत लो की सोशल मीडिया रहा था, अब आप उस पर वर्क कर रहे सोशल मीडिया से ना देखो, एक बेनिफिट है और एक इसका डीमेरिट है, दोनों चीजें। बेनिफिट ये है कि प्रमोशन हो रहा है स्पोर्ट्स का, आर्म रेसलिंग का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। बट वो अगर पर्सनली मैं उनकी बात करूं खुद की, वो नहीं सीख पाएंगे कभी भी, क्योंकि वो इतना अपनी एनर्जी उस चीज में वेस्ट कर रहे हैं कंटेंट बनाने में, वो गेम पे ध्यान नहीं दे सकता। एक गेम में अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको इतना फोकस ट्रेनिंग पे देना पड़ेगा। आप उसके बाद चाहे आप यूट्यूब या धीरे धीरे अपना साथ साथ चलाते रहो सोशल मीडिया, बट स्टार्टिंग के जो 2 साल है बहुत ज्यादा, मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में, टेक्निक सीखने के लिए और अपने आप को एक राइट डायरेक्शन देने के लिए। बच्चे पहले दिन से रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो कभी बहुत मुश्किल है उनका आगे बढ़ना। मतलब एज वी वर डिस्कसिंग कि आर्म रेसलिंग एक बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप वाला स्पोर्ट्स है एज अदर स्पोर्ट्स, बट जो छोटे बच्चे या आप कह लो थोड़े से इमेच्योर एथलीट्स आ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो थोड़ा आर्म रेसलिंग को और उसमें अपनी ऑल्टर ईगो डालते जा रहे हैं। कि मतलब जैसे हमने बात करी कि अगर कोई किसी का सेंटर कंट्रोल कर लेता है तो वो पहले 4 एक्सप्रेशन देता है, फिर उसके बाद पिन करता है। जबकि आपको लगता है मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये रियलिस्टिक है? देखो, एग्रेशन दिखाओ जब आपका रेडी गो है उससे पहले, वो जायज है, वो अच्छा लगता है कि आप मैच खेलने आए हो और आप जीतने के लिए इतने फॉर्म्ड अप हो कि मैं जीतूंगा। जब आपने गेम अपनी तरफ पूरा कंट्रोल कर लिया है, उसके बाद आप चीख रहे हो, तो अगर मैं अपनी बात करूं ना, मुझे वो देख के लगता है कि इसकी बेइज्जती है खुद की जो चीख रहा है इसमें। बच्चों को लग रहा है कि उसने कंट्रोल कर लिया है तो बहुत तगड़ा हो गया, बहुत ऊपर है। ऐसा नहीं है, किसी अच्छे प्लेयर से खेलो तो पता चलेगा। एग्रेशन हर गेम में होता है, होना भी चाहिए। स्पोर्ट्समैन है तो एग्रेशन आएगा, या तो आप गेम से पहले दिखाओ या फिर जीतने के बाद दिखाओ, वो जायज है लगता है। बट आप एक तरफ, आपको पता है आप जीत चुके हो, उस टाइम पे आप सामने वाले की एक तरह से बेइज्जती कर रहे हो, मतलब आपके तो पर्सनल दुश्मनी है उससे, या आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो। स्पोर्ट्समैनशिप थोड़ी नहीं है। वीक है मतलब। इसका रीज़न हम थोड़ा बहुत रील्स को देंगे या हाँ, बच्चों की व्यूज के लिए लोग करते हैं कि मेरा इमेच्योरिटी? इमेच्योर हैं जो रील के लिए ऐसा बना रहे, वो एक अब आप कहोगे कि इस टाइम ये आर्म रेसलिंग का बूम चल रहा है? इस टाइम मैं कह रहा हूँ आर्म रेसलिंग का गोल्डन पीरियड है, और इससे अच्छा मौका एक आर्म रेसलर के लिए अभी तक पिछले 40 साल में ऐसा नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है, क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स पे लाइव आ रहा है गेम। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसका मेन क्रेडिट प्रो पंजा लीग, पीपीएल, क्योंकि जब से प्रो पंजा लीग आया है, उन्होंने एक गेम्स का ना, जो हम जिस तरीके से हम कराते थे, उन्होंने बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले जो पार्क्स में होते थे, टेंट्स में होते थे गेम्स, उनका जो प्लेटफॉर्म होता है हर बार, या तो कोई बड़ा स्टेडियम होता है या फिर ऐसी लोकेशन पे होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सर ने बहुत सारे प्रो पंजा लीग के कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं और मतलब यू नेम द टूर्नामेंट एंड द मैन हैज़ ऑलरेडी वन देम। बट इसी से रिलेट करेंगे अगली बात को कि भाई आपकी टफेस्ट बैटल कौन सी रही है आज तक की आर्म रेसलिंग करियर की? बहुत लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन भी है कि जो आजकल वो देख रहे हैं वो आपकी टफेस्ट बैटल थी। बट आपके अकॉर्डिंगली आपका सबसे तगड़ा और टफेस्ट अपोनेंट कौन था? मेरा टफेस्ट अपोनेंट यार, मैं ऐसे नहीं बता सकता। पहले काफी बच्चे आ चुके हैं जिनके मेरे मैच होते थे, उनकी वीडियोज नहीं है। बच्चे जो समझ नहीं पाएंगे उस चीज को कि क्या हुआ था, क्योंकि वीडियो नहीं है उन चीजों की। थे पहले ही मैचेस थे, बट लेटेस्ट मेरा जो काराज के साथ मैच था, वो मैं रिसेंट में कहूँ मेरा टफेस्ट था, क्योंकि मेरा मैच उससे 1 महीने पहले अनाउंस हुआ था, जो कि मैंने डिले करवाया था क्योंकि मेरी गोल्फर एल्बो, मुझे इंजरी उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। मुझे लगा ये नॉर्मल सी इंजरी है, कुछ नहीं, हो जाएगी ठीक, नॉर्मल पेन सभी हमेशा तो रहता है। तो मुझे वो थी इंजरी कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे मुझे वो इवेंट भी अनाउंस हो गया था, और मुझे उस रिकवरी के साथ अब मुझे आगे बढ़ना भी था कि मुझे खेलना है। तो वो मेरा टफेस्ट था। टफेस्ट इन द सेंस कि वो आपकी इंजरी थी जो आपको होल्ड बैक कर रही थी, हाँ, ना कि द स्ट्रेंथ तो एक्सक्यूज नहीं कंपैरिजंस? दूंगा, करज उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग था। हम्म। वो उस टाइम पे उसका, मैं बोलूँ तो पीक चल रहा था उसका, बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे। फिर भी कुछ चीजें थी जो फाउल वगैरह हुए, वो साफ दिख रहे हैं, रेफरी ने नहीं दिए, तो काफी चीजें चेंज भी हो सकती थी। बट ठीक है, जीता, वो बट स्ट्रांग था। आपने उसको उसी के स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट में, स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट में हराया। मतलब हुक उसको इंडिया का बोला जाता है कि करज हैज अ स्ट्रॉन्ग हुक,
आपने उसको हुक में हरा दिया, तो दैट वाज रियली अमेजिंग। बट लोगों को वो साइड नहीं दिखी। लोगों को थोड़ा सा आदत होती है कि जो क्रेजी एडिट्स हो रहे हैं उनको उस चीज़ में ज़्यादा जाना है। बट ये वीडियो प्रो पंजा लीग का जो मेन पेज है यूट्यूब मेन का, पेज, उस पे डली हुई है वीडियो। हाँ तो 4-5 लाख व्यूज हैं उस पे। उसमें 400-500 कमेंट्स हैं, जिसमें से शायद 90% मेरे फेवर में ही है, क्योंकि सबको दिख रहा है वो फाउल कर रहा है या जो बदतमीजियां कर रहा है एक तरह से, वो सबको दिखा वहां पे, जिसकी वजह से उसको बैन भी किया 2 महीने के लिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया में कौन है इस टाइम? स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया में अगर मैं बात करूं, मजाहिर साइड। मजाहिर साइडू, आप उनसे मिले हुए हो? मैं हाँ 3-4 बार मिला हूँ उससे मैं। आपका उनका कभी मैच? हमारा मैच नहीं हुआ कभी ऑफिशियली, बट हमने ओके। ट्रेनिंग करी है। एंड वो काफ़ी स्ट्रोंग है, काफ़ी स्ट्रोंग है मुझसे। मैं अब लास्ट जब ट्रेनिंग की थी तो वो काफ़ी स्ट्रोंग था मुझसे, क्योंकि उसका जो ट्रेनिंग पैटर्न है दुबई में, जो उनके एथलीट्स जो आते हैं वहाँ पे, उनके साथ उनका एक सेशन जो रहता है वो एक अलग ही लेवल का है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है हमारे पास। क्या है, जब भी सिलेक्शन हुआ था ना ग्वालियर में, मेरा वेट 100 kg था, कंप्लीट पूरा 100 था। मेरे कुछ दोस्तों की वजह से मैं 100+ में जंप करके मुझे खेलना पड़ा। तो उस कैटेगरी में सबसे छोटा मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा वेट 100 kg है। ठीक है। मेरे अलावा सारे 110+ है, सभी के सभी 18 के 18 प्लेयर्स। गाइस, इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये पूरा पॉडकास्ट है, लेकिन अब मैं भैया से बात करना चाहूँगा कि डार्क साइड ऑफ आर्म रेसलिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि पीईडीज, स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, क्या रोल चल रहा है इनका अभी एट प्रेजेंट, किस लेवल पे लिए जा रहे हैं, क्या वर्थ इट है लेना सिर्फ आर्म रेसलिंग के लिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब गो ऑल इन इस टॉपिक पे। मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं आर्म रेसलिंग में आज के दिन, देखो फ्रेशर की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो 15-17 साल के बच्चे हैं वो तो नहीं ले रहे होंगे मेरे हिसाब से। बट जिसको 1-2 साल हो गया है, 95% बंदे स्टीरॉइड ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हो। 95% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ले रहे हैं। बट उन सबको मेरा एक ही मैसेज है, आर्म रेसलिंग में स्टीरॉइड का कोई यूज नहीं है। आप अपनी टेक्निक्स पे ध्यान दो। स्टीरॉइड सिर्फ आपकी पावर बढ़ा सकते हैं, आपको दिमाग नहीं दे सकते कि आपको स्टेज पे खड़ा कैसे होना है, आपको टेक्निक कैसे स्टार्ट करनी है, रेडी को कैसे सुनना है, कैसे अटैक करना है। मैं 1000 चीजें बता सकता हूँ जो जहां पे आपका स्टीरॉइड कोई काम नहीं आएगा। पावर बढ़ेगी आपकी, नो डाउट, बट वो पावर किसी काम नहीं आएगी जब आपका टेक्निक ही काम नहीं करेगी। अगर आर्म रेसलिंग करनी है तो मेरे हिसाब से पहले टेक्निक सीखो, इस गेम की प्रिपरेशन करो, अपने अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ कि आप, हाँ वहां पे आपका कुछ, आप किसी, आपको कोई लाइन मिली है, आप स्टार्टिंग से ही आप स्टीरॉइड यूज करने लग जाओगे, आपको कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा, और आपका प्लेट्यू आ जाएगा स्टीरॉइड लेने के बाद। क्या उसके बाद क्या करोगे? तो मतलब जो ऑलरेडी बेयर मिनिमम पे है, लाइट वेट बच्चे हो गए, लेट्स कंसिडर, आपके अकॉर्डिंगली लाइट वेट बच्चे कितने से नीचे लाइट? 80 से नीचे सब लाइट? 70 से नीचे लाइट वेट मानता हूँ। 70 से नीचे अगर कोई लाइट वेट है, तो क्या उसको एट प्रेजेंट जो इंडिया का लेवल चल रहा है उसको ब्रेक करने के लिए या रीच करने के लिए एनहेंस होने की ज़रूरत है? देखो सभी वेट कैटेगरी में 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो इंडिया के टॉप मोस्ट हैं, काफी साल से हैं, और कुछ जो नए आए रिसेंट, उनको अगर उनको बीट करना है तो सीधी सी बात है, जिस एज में होते हैं वो, क्योंकि इस कैटेगरी के बच्चे सारे फ्रेशर और नई एज के, सारे यूथ या जूनियर में होते हैं, उनका इतना नॉर्म नेचुरली इतना पोटेंशियल होता है, अगर वो उस पर काम कर लें तो वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि उस एज में इतना पोटेंशियल इतना हाई होता है। आप ट्रेनिंग करोगे वो सब कुछ, आप, और दिमाग भी बहुत शार्प होता है उस टाइम पे, आप हर चीज फोकस करके ठीक तरीके से करोगे तो रिजल्ट वैसे ही मिल जाएगा। एंड भैया, जेनेटिक्स का क्या आप इसमें रोल बताओगे कि क्या एलीट जेनेटिक्स हैं? किसके एलीट जेनेटिक्स आपको लगता है इंडिया में बहुत अच्छे हैं? किस जेनेटिक के बच्चों को नहीं सोचना चाहिए इतना आर्म रेसलिंग के बारे में? क्योंकि एट द जेनेटिक्स, एंड हाँ। ऑफ द डे एक लेवल का स्पोर्ट्स है, तो वो सबके लिए नहीं बना। हम्म, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक्स इसमें काफी काफी रोल है जेनेटिक्स का। मैं कह रहा हूँ अगर कोई फ्रेशर भी है, अगर उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, हाथ बड़ा है, अगर उसको थोड़ी सी भी अगर समझ है कि मुझे इधर पुल करना है, बैक प्रेशर लेके रखना है, तो जो काफी साल से ट्रेनिंग कर रहा है बच्चा, वो भी नहीं उसको हरा पाएगा। और दूसरी तरफ मैं देखूं,
मैं ये कहता हूँ कोई भी लड़का, चाहे कितना भी छोटा आता है, कोई भी है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है मेहनत से। दोनों चीजें, जेनेटिक्स वाले को थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और उसका लेवल बहुत हाई जाएगा। जिसके जेनेटिक्स नहीं है वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में भी काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत छोटी हाइट के बहुत छोटे हैं और वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप 5 में रहे हैं वो। तो दोनों चीजें हैं। इंडिया की आर्म रेसलिंग और इंटरनेशनल, आप इंटरनेशनल भी खेले हो, आप अभी दुबई भी गए हाँ थे, जी, हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे किसको और कब तक देख सकते हैं? हम अगर इंडिया से बात करें ना, जो लाइट वेट के एथलीट्स है 70 to 80 या 65, इस जो कैटेगरी के बच्चे हैं, ये एशिया वर्ल्ड लेवल पे शायद इनका कुछ रैंक आ सकता है। अगर मैं सीनियर कैटेगरी की बात करूं, जो, सीनियर में लाइट वेट? हाँ, सीनियर में लाइट वेट में प्लेयर्स शायद अगले और 2-3 साल में मेडल्स आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन से फॉर प्लेयर हो सकते हो? एग्जाम्पल अभी राहुल पानीकर लास्ट वर्ल्ड खेला था, उसका ठीक। शायद 6 या 7 पोजीशन थी 70 kg में। हम्म। तो उसने बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना पाउंड टू पाउंड कितनी हाँ। रेशियो वो देखी जाती है, तो 70 kg में वो कंप्लीट है वो। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनका पॉसिबिलिटी है, जो हैवी वेट के हैं उनका नहीं है पॉसिबल अभी, और 5 साल तक मैं नहीं कह सकता कि कोई वर्ल्ड में मेडल लगा सकता बात हमने सारी कर ली, ठीक है, निष्कर्ष भी निकल गया कि भाई किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आप एज एन आर्म रेसलिंग एंथुजियास्ट अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो आपके मन में क्वेश्चन होंगे कि भाई आर्म रेसलिंग तो करनी है पर एक्सरसाइज करे तो करे क्या? इतनी सारी यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन है, बट क्या एक्सरसाइज का एक ओवरव्यू हम भैया से पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइजेज और क्या ओवरव्यू रहना चाहिए आपकी एक हफ्ते की, अगर मान लो किसी को एक्सरसाइज करनी है, है। कोई बिगिनर है जिम में या इंटरमीडिएट एथलीट है, उसका वीकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहना चाहिए एक्सरसाइज का आपके अकॉर्डिंगली? देखो, सबसे पहले अगर कोई किसी ने स्टार्ट किया है, उसको कम से कम 3 महीने सिर्फ अपनी पुलिंग और रिस्ट पे काम करना चाहिए, ताकि उसके हाथ जो डेवलप हो। पुलिंग और रिस्ट? रिस्ट कपिंग और पुलअप्स, तो ये सब चीजें, और जो बेसिक अपनी बैक प्रेशर की जो ट्रेनिंग होती है, ये बेसिक एक्सरसाइज उसको कम से कम 3 महीने करनी चाहिए। उसके बाद ही उसको पंजा लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये। उसके बाद स्टेजेस हैं अलग अलग। तो गाइज ट्रेनिंग की आपको वीडियोस तो मिल जाएगी, बट आई एम ऑल्सो, क्योंकि इस भरे जंगल में एक स्ट्रेट पाथ जो अगर बच्चों को दिख गया, जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं 16 17 15 साल के बच्चे जो बिल्कुल ही मतलब भटक रहे हैं, उनको आप ही गाइड कर सकते हो। आप जैसे मतलब जिन्होंने चेंज होते हुए देखी है पूरी पूरी गेम इतने सालों में कर रहे हैं, मतलब कैलिस्थेनिक्स कंपटीशन में भी मैं आपको बताता हूँ, पुणे में भी कैलिस्थेनिक्स कंपटीशन, मुंबई में भी हुआ है, उसमें आर्म रेसलिंग कंपटीशन भी था। ओके। और कैलिस्थेनिक्स वाले बच्चों ने ही करा, हालांकि वो इतना टेक्निकल नहीं था, इतना बड़ा स्केल नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों ने 2-3 साल कैलिस्थेनिक्स का बेस बनाया है तो उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है आर्म रेसलिंग में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि कैलिस्थेनिक्स वाले, उनके सभी के हाथ बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि सब चीजें हाथों से ही करनी होती है। और आर्म रेसलिंग में जो आएगा उसका अगर हाथ ऑलरेडी पका हुआ है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। तो जो भी बच्चे कर रहे हैं ऐसे तो एक्टिविटीज, स्पार्टा पे डालेंगे। तो वो जरूर आर्म रेसलिंग पर ट्राई करें। सो गाइज दिस वाज इट इनटू टुडेज एपिसोड। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुन ली, सीख ली, और भैया आप कुछ कहना चाहो तो? मैं यही कहना चाहूंगा यार, राइट आप डायरेक्शन में जाओ। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में, आपको ट्रेनिंग पार्टनर जरूर चाहिए आप अगर आर्म रेसलिंग करनी है। एंड में एक और क्वेश्चन हम डालते हैं, टेबल प्रैक्टिस वर्सेस ट्रेनिंग पार्टनर की प्रैक्टिस, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? मतलब टेबल प्रैक्टिस हाँ, वर्सेस वेट्स के साथ प्रैक्टिस। सबका अलग अलग पैटर्न होता है ट्रेनिंग का। कुछ लोग टेबल प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, कुछ लोग टेबल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरा जो पैटर्न रहा है हमेशा से कि पूरा एक वीक मैं वेट ट्रेनिंग करूं और वीक में एक दिन टेबल प्रैक्टिस करूं, क्योंकि उससे क्या है, हाथ में जो पेन आता है खेलते हुए आता है, ट्रेनिंग के वक्त कभी पेन नहीं आता आपके। तो जितना आपने ट्रेनिंग की है उसको एक दिन जाके अप्लाई करो कि कितना इंप्रूव है। तो ये पैटर्न मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है guys, this was it. Signing out from Sing Street Workout. This was Mr. Sanjay with us.